हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हम ऑक्सीजन फैमिली डिस्कस कर रहे थे और ऑक्सीजन फैमिली के में इनके हाइड्रोजन के कंपाउंड डिस्कस किए थे H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलियम का साइज बढ़ रहा है और ये रेड वाला स्फीयर हाइड्रोजन का है। तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा वीक है, तो ये लो टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये हाई टेम्परेचर पर ब्रेक होगा, इसलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी और इनकी ज़्यादा होगी। कोवेलेंट कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। साथ में इसका मतलब ये हुआ कि अब इन सब में से किसका हाइड्रोजन इजीली बाहर आएगा, तो इस H2S, H2T ये हाइड्रोजन गुड हाइड्रोजन डोनर है। इन सबके कंपैरिजन में ये वाला जो है वो अच्छा हाइड्रोजन डोनर है, तो ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा, तो ये दूसरे का रिडक्शन कर देगा। तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, यानी ये लिख ही रखा है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है क्योंकि H डोनेटिंग पावर इंक्रीज हो रही है। साथ में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती जा रही है। इस वजह से क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जा रही है तो इस वजह से क्या होगा कि जब ये वाटर में जाएगा तो आयोनाइजेशन भी फास्ट होगा। तो टॉप टू बॉटम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ, टॉप टू बॉटम जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और इसके अलावा हम ये देखें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा, ज्यादा आयनिक करेक्टर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और अब मैं इसी को आगे कंटिन्यूस कर रहा हूँ। अब टॉप टू बॉटम देखो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो रहा है इनमें। अगर हम टॉप टू बॉटम डिस्कस करें तो टॉप टू बॉटम इनके मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहे हैं और टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होंगे तो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे। तो कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करने हैं, वो अब मैं इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, 9 पॉइंट डिस्कस कर चुका था मैं, तो ये 10th वाला पॉइंट है। मोलिकुलर मासेस इंक्रीज हो रहे हैं और मोलिकुलर मासेस इंक्रीज होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे, मतलब वंडरवाल फोर्सेस, जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होंगे और वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इंक्रीज इन दिस सीक्वेंस। और अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, वाटर का जो है, वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें जो एक्सेप्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। तो अगर मोलिकुलर मास कंसेप्ट से चलें तो H2S का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो ये है, तो H2SC का ये रहेगा और इसका और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो इनका होगा। और वाटर का सबसे कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सबसे ज्यादा है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा है उसका रीजन क्या है कि वाटर के अंदर जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और वाटर के अंदर जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आपको मालूम है नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तीन ऐसे ये एलिमेंट हैं जिनका साइज बहुत छोटा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो HF, NH3 और H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इन मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बन जाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर
एच बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग से ये सारे मॉलिक्यूल में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन जाते हैं। इस वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस है वो फिर ये हो जाएगा कि H2S बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस हो गया वो H2S से ज्यादा तो H2SE और H2SE से ज्यादा H2TE, लेकिन उससे ज्यादा H2O। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। और 13 पॉइंट है हमारा इसमें टॉप टू बॉटम डायपोल मोमेंट डिक्रीज होता है और साथ में पोलरिटी डिक्रीज होती है। हाईएस्ट पोलरिटी H2O मॉलिक्यूल की होती है। H2O इज द जो H2O है बेटा, वो H2O गुड पोलर सॉल्वेंट है, यानी पोलरिटी है इसमें। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। H2S is less acidic than H2TE. Why? तो ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड EH डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है बेटा, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीज, जो मैंने अभी डिस्कस किया ही था। और अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये चारों सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये चारों के चारों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 एंड EO3। EO2 मतलब SO2 एंड SO3, SeO2 SeO3, TeO2 TeO3 and polonium O2 and polonium O3। बट पोलोनियम O3 एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन ये कि पोलोनियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इनर पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बड़ी मुश्किल से बनती है और ये अनस्टेबल होती है। तो ये एग्जिस्ट है, इसके अगर बनता भी है तो अनस्टेबल होता है और तेजी से वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। ठीक है, तो ये सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम पे यहाँ +4 आ रहा है, या सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। और अब यहाँ पर इसके अलावा O2 एक O3 भी बनाता है। जैसे देखो SO2 है तो OO2 मतलब O3 बनाता है, सल्फर की जगह ऑक्सीजन आ गया। तो ओजोन है, ओजोन के बारे में हम अभी इसका सेपरेटली डिस्कस करेंगे, तो मैं खाली थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस पर। अभी मैं ऑक्साइड डिटेल में डिस्कस करूंगा तो फिर ये टॉपिक इसी चैप्टर में आने वाला है, तो अभी खाली हम इसको रीडिंग ही लगा देते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे EO2 और EO3 के टाइप ऑक्साइड बनाते हैं। ओजोन भी ऑक्सीजन का ही और एक तरह से ऑक्साइड ही है, O2 + O3 बन गया। एंड तो O3 ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आर गैस, यानी इसमें ये दोनों गैस हैं, O3 और SO2, while सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 इज सॉलिड। और reducing property of डाइऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 to TeO2, यानी सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, तो सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये +4 से +6 में जा सकता है। तो +4 से जब +6 में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये रिड्यूसिंग हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। SO2 में सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो +6 तक जा ही सकता है। तो जब SO2 में सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो किस में जा सकता है, +6 में जा सकता है। तो वो क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसको भी मिल गए, जिस भी स्पीशीज को मिल गए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिड्यूस हो गया, तो ये यही बोलेगा ना कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SO2
में अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। SO2 सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी बेटा। बिसाइड EO2 टाइप सल्फर, सेलेनियम एंड टोल्यूरियम आल्सो फॉर्म, देखो यहाँ पोलोनियम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो EO3, तो ये SO3, SeO3, TiO3 बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी इन दोनों ये दोनों टाइप के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के हैं इसमें। तो ऑल एलिमेंट्स फॉर्म डाइऑक्साइड with formula MO2, SO2 is gas, SeO2 is volatile solid, while TiO2 and POO2 are non-volatile crystalline solid. All the elements of the group form MO3 type of trioxide. The best known trioxide is SO3. The increasing order of acidic nature of oxide TiO3 से ज़्यादा SeO3, SeO3 से ज़्यादा SO3. Selenium trioxide is a cyclic tetramer where TiO2 is a solid with network structure, यानी 3-dimensional network structure होता है। तो ये पोस्ट करके कुछ फैक्ट है वो रीड कर लेना, पर मैं ऑक्साइड को थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले लिया क्योंकि ऑक्साइड को मैं अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये सारे पॉइंट वापस रिपीट होंगे। अब अगर आ जाओ इंटेक्स क्वेश्चन है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर, ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था कि ये सल्फेट और सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जैसे बराइटा है तो BaSO4 है, और इस तरह से MgSO4.7H2O, CaSO4.4H2O इस फॉर्म में मिलता है। सल्फाइड, ये सल्फाइड हो गया, कॉपर पायरेट CuFeS2, जिंक ब्लेड ZnS, सिल्वर ग्लांस Ag2S, PbS लेड ग्लांस, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16 एलिमेंट्स, अभी आपने देखा ही। Why is H2S लिक्विड एंड H2S गैस, ये भी अभी डिस्कस किया कि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन है जो अपन इन क्लास अटेंड करने के बाद ये कर सकते हैं। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, तो यहाँ पर अभी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेलोजन हैं, जो हेलोजन्स हैं बेटा, ये हेलोजन्स में जो सल्फर है, हेलोजन में ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 से ज़्यादा होती नहीं है, बट सल्फर या अदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी, हम सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सल्फर जो बनाएगा वो बनाएगा sp3, sp3d और sp3d2। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो अभी आपको शायद फर्स्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस कर लिया था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर ये sp3 2 लोन पेयर 2 सिग्मा 2HS रहेगा, ठीक है। अब ये हुआ EX2 टाइप, यानी जैसे एग्जांपल हो गया SF2, SeF2, ठीक है। यहाँ E की वैल्यू क्या है, यहाँ पर E हो गया सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अब पोलोनियम 6, अब मैंने पोलोनियम के लिए बता ही रखा है आपको कि पोलोनियम +6 में नहीं जाएगा, यानी पोलोनियम का जो है वो EX6 में ही बनेगा। अब इसी तरह से यहां पर आप देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन यार एक्साइट कर दिया, तो ये बन जाएगा sp3d और 1 लोन पेयर 4 सिग्मा 4HS SF4, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 sp3 b3 0 लोन पेयर 6 सिग्मा 6 हाइब्रिड स्टेट, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। 2 लोन पेयर 2 सिग्मा V शेप हो जाएगा, 1 लोन पेयर 4 सिग्मा sp3d सीसो शेप हो जाएगा, और 0 लोन पेयर 6 सिग्मा 6 हाइब्रिड स्टेट ऑक्टाइडल हो जाएगा, ठीक है।
और इसके अंदर क्या है, हमेशा जो हेलोजन की स्टेबिलिटी होती है वो फ्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा है, तो इन सारे एलिमेंट के साथ फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और फ्लोरीन की एक एबिलिटी होती है कि वो फ्लोरीन इटसेल्फ में खुद में एबिलिटी है, फ्लोरीन में खुद में एबिलिटी है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो एक तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, फिर फ्लोरीन सामने वाले एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। थर्ड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो इस सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में इजीली एक्साइट कर देता है। तो सल्फर की जो तीन प्रॉपर्टी है, देखो साइज छोटा होगा तो वो इजीली सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन अक्यूमुलेट हो सकते हैं ना। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में HCl6 नहीं मिलता है, SBr6 नहीं मिलता है, Si6, ये तो तीनों हो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, यानी इनका साइज बड़ा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर फिर भी हमने HCl4 देखा है, लेकिन ये भी अनस्टेबल ही होता है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है, और Si4 ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और HCl2 मिलता है लेकिन SBr2 और Si2 होते तो हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं क्योंकि सल्फर ब्रोमीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और सल्फर आयोडीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड बनाएगा किसी के साथ भी। क्लोरीन का साइज बढ़ गया, ब्रोमीन का और बढ़ गया, आयोडीन का और बढ़ गया। तो जैसे जैसे हेलोजेंस का साइज बढ़ेगा तो उनके जो ये हैलाइड्स हैं इन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती क्योंकि साइज बढ़ने से क्या क्या हो जाता है, साइज बढ़ने से एक तो स्टेरिक इफेक्ट आने लग जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आने लग जाता है। साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और फिर साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो एलिमेंट सेंटर एटम के इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइट करने में एबिलिटी उनकी कम हो जाती है। यानी जब सल्फर के पास फ्लोरीन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। सल्फर के पास फ्लोरीन आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाएगा, एक और फ्लोरीन आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट हो जाएगा। यानी फ्लोरीन में एबिलिटी है कि सल्फर जो सेंटर एटम है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, तो जो सेंटर एटम है, जैसे यहाँ E इज द सेंटर एटम, समझ गया ना, यानी ये वाले सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम के नियर जब फ्लोरीन जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो वो इस सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इस एक्साइटेड स्टेट में ला पाता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये एबिलिटी कम होती है, आयोडीन में तो बिल्कुल ही कम होती है क्योंकि आयोडीन का खुद का जेड इफेक्ट कम होता है। आयोडीन तो खुद सल्फर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सल्फर तो बोलेगा तू मेरे इलेक्ट्रॉन को क्या एक्साइट करेगा, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दूंगा। मतलब इस तरह से लैंग्वेज इसीलिए यूज कर रहा हूं मैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि सल्फर उल्टा ज्यादा पावरफुल है। ये हमेशा ध्यान रखो, जब टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो सेंटर की कोवेलेंसी को बढ़ा देता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को, या इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट किया, इसको इधर एक्साइट करके। ठीक है, तो ये हैलाइड्स है बेटा, और ये हैलाइड्स ये जो हैलाइड्स हैं इनके शेप और ये सब हम पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ अमंग टेट्राफ्लोराइड SF4 इज अ गैस, SeF4 a liquid and TeF4 is a solid। ठीक है, वो तो फिक्स है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो ये गैस हो गया, फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो लिक्विड हो गया, मॉलिक्यूलर मास और बढ़ा तो सॉलिड हो जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं तो फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं।
These fluoride have sp3d, इन सब में यस sp3d हाइब्रिडाइजेशन है and thus have a trigonal bipyramidal structure, लेकिन वो ऑर्बिटल अरेंजमेंट है, ठीक है, ऑर्बिटल अरेंजमेंट है, in which one of the, मतलब ये इसमें जो लिख रहा है मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि इन सब में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इनका जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होगा, इनका जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है sp3d का, वो होता है, इनका ऑर्बिटल अरेंजमेंट क्या होता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, किसका, sp3d का। अब इसमें सेंटर एटम तो एक ही है, सेंटर एटम ये ई किसको डिनोट कर रहा है, ई डिनोट कर रहा है यहाँ सल्फर को, सेलेनियम को और टेलुरियम को। और अब फ्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 4, और हाइब्रिड स्टेट sp3d के अंदर जो लोन पेयर है वो कहां आता है, लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स पे आता है। तो ये जो तीनों जो प्लेन पे जो रेड वाले हैं ये तीनों तो इक्वेटोरियल है, प्लेनर है, और ये जो है ये एक्सियल है। तो sp3d के sp3d और sp3d3 में लोन पेयर कहां आते हैं, इक्वेटोरियल्स पर आते हैं। ये हम VSEPR थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इस लोन पेयर का रिपल्शन होगा, ये लोन पेयर इन दोनों एक्सियल बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, इन दोनों रेड बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, तो सारे बॉन्ड एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, तो यानी कौन सी थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इस लोन पेयर इनका जो ये लोन पेयर का जो रिपल्शन है, ये लोन पेयर इधर भी रिपेल करेगा, इसको भी करेगा, यानी ये लोन पेयर इसको भी रिपेल कर रहा है, इन सारे चारों बॉन्ड को रिपेल कर रहा है। तो जो सेंटर में ई है उसके जो बॉन्ड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं रहके थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, यानी बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएंगे। ये बॉन्ड एंगल 90 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों एक्सियल बॉन्ड लोन पेयर से थोड़ा दूर गए क्योंकि ये लोन पेयर परेशान कर रहा है, ये रहा ये लोन पेयर, और साथ में ये दोनों रेड बॉन्ड भी क्या होंगे, इस लोन पेयर से थोड़े दूर जाएंगे। तो ये इस तरह का शेप बन जाएगा, और इस शेप को हम सीसो शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड सीसो शेप, ठीक है। तो ये सीसो शेप के बनते हैं। तो ये सबको यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन, ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर आता है। इस लोन पेयर की वजह से ही इसमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो SF4 और SF2, यानी यहां यूं मैं बोलूं कि EX2 और EX4 ये दोनों तो पोलर होते हैं क्योंकि ये V शेप है और ये रासीसो शेप है। डिस्ट्रक्शन है इनमें, और डिस्ट्रक्शन में तो पोलरिटी आएगी, लेकिन इनका जो SF6 है, या अगर जिनका भी EX ये बन रहा है तो ये तो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल बनेगा, sp3d बनेगा, तो D2 बनेगा, sp3d2 है EX6 में, तो ये नॉन पोलर होगा। तो ये सारे पॉइंट अब आपने ये फील किया होगा कि ऑक्सीजन फैमिली जब मैं अब पढ़ा रहा हूं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पहले वाले ही रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप नाइट्रोजन फैमिली तक जिस स्टूडेंट ने ढंग से पढ़ लिया वो कन्फर्ट हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली से भी पहले मेरे इनिशियल्स जो 6 वीडियो हैं जो मैंने 11th क्लास के अच्छे बेसिक कंसेप्ट रिवाइज किए हैं, आपको समअप दिया है 6 वीडियोस में, पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग का, उसको अच्छे से देखो। आप बार बार बोल रहा हूं मैं, द वेल नोन मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। एग्जांपल ये हैं, कुछ ये फैक्ट हैं, S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2 एंड Se2Br2, ये इसके मोनोहैलाइड्स हैं लेकिन डायमेरिक फॉर्म में हैं। These dimeric halides undergo disproportionate on give below, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जैसे ये Se2Cl2 है, तो इसको हम है तो क्या डाइसेलेनियम डाइक्लोराइड, लेकिन इसको बोलते हैं हम मोनोहैलाइड है क्योंकि 1:1 का है। जैसे S2F2 तो क्या डाइसल्फर डाइफ्लोराइड, तो दोनों ही दो हैं। तो S2F2 का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूंगा वो तो SF लिखूंगा ना, सल्फर मोनोक्लोराइड,
ठीक है ना। तो इसीलिए इसको इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, इन सबको हम मोनोवेलाइट्स बोल रहे हैं। ये डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं और जब ये थोड़े से भी हीट करते हैं, हम इसको हल्का सा भी हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये SeCl4 प्लस 3 सेलेनियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, SeCl4 प्लस 3 सेलेनियम नहीं है बेटा, 4 तो 2 है तो 1 सेलेनियम, ये करेक्शन करना है, यहां पर 3 नहीं है ये। ठीक है, तो यहां पर देखो सेलेनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, और यहां पर कितना आ गया, +4, और यहां पर कितना आ गया, 0। यानी एक सेलेनियम +1 से +4 में इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है, तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब डाइऑक्सीजन का प्रिपरेशन देख लेते हैं। बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स। ठीक है, तो अभी तो जो हम ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, इसके कुछ सॉल्ट को O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे क्या लिखा है, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स। तो क्लोरेट्स का फॉर्मूला ये होता है बेटा, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। ClO3 माइनस आयन को क्लोरेट आयन बोलते हैं हम। अब अगर यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, सोडियम है तो सोडियम क्लोरेट हो जाएगा। अब हम जब सोडियम क्लोरेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो KCl रिलीज होता है, और अब देखो KCl अलग हो जाएगा। अब 3O है, तो इसको इवन करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, 2 कर देता हूं, तो 6 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3O2 बन जाता है, 3O2 बन जाता है। तो मैं जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करूंगा तो KCl और O2 बनेगा, और ये O2 प्योर होगा क्योंकि KCl तो नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है। तो ये तो जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, ठीक, तो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मैंने KClO3 डाल के हीट कर रहा हूं, तो KCl तो राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रह जाएगा, और जो O2 निकलेगी, तो जो आउटलेट होगी जिस सिस्टम की, राउंड बॉटम फ्लास्क की जो आउटलेट है ऊपर से, वहां से प्योर ऑक्सीजन बाहर आएगी। इसी तरह से ये बोल रहा है नाइट्रेट्स को हीट करते हैं, तो नाइट्रेट्स, कौन से नाइट्रेट्स, यहां ये ध्यान रखना, नाइट्रेट्स जैसे NaNO3, बेटा ध्यान दो, NaNO3 को मैंने हीट किया, NaNO3 को जब मैं हीट करूंगा तो यहां पर नाइट्रेट्स NaNO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये 2 ले लूंगा, ये 2 ले लूंगा, और O2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी नाइट्रेट ले लूंगा, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, KNO3 ले लिया, हीट किया, 2KNO2 बन जाएगा, प्लस O2 रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रोंशियम नाइट्रेट ले लिया, तो इसमें ऑलरेडी 2 नाइट्रेट है, SrNO3, इसको हीट करूंगा तो SrNO2 होल ट्वाइस 2 प्लस O2 रिलीज हो जाएगा। पर इसमें आप ध्यान रखो, अब जब मैंने बात डिस्कशन किया है, तो सारे क्लोरेट तो ऑक्सीजन देते हैं, पर ये नाइट्रेट 2 तरह से डिकम्पोज होते हैं। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, लिथियम नाइट्रेट का। अब अगर मैं लिथियम नाइट्रेट LiNO3 को जब मैं हीट करता हूं, तो LiNO3 को हीट करता हूं तो Li2O प्लस 2NO2, और अब रिएक्शन, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, 3-3-6 है, तो 2-2 4 और 5, ठीक है, तो मैं इसको 4 कर देता हूं, चलो
4LiNO3, तो क्या हो जाएगा 4LiNO3, तो 2Li2O, 4NO2, 4 4 8 9 10, और तो ये O2, तो O2 तो इसमें से भी निकलता है। लेकिन आप देखो लिथियम का नाइट्रेट डिफरेंट तरीके से डिकम्पोज हुआ, ये डिफरेंट तरीके से डिकम्पोज हुआ। अब ये सीबीएसई के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो आपने एक दो एग्जांपल लर्न कर लिए काफी है। लेकिन क्या होता है कॉम्पिटिटिव के अंदर ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि है ना LiNO3 दो तरह से जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है ना, NO3 माइनस को नाइट्रेट बोलते हैं। तो नाइट्रेट बेसिकली दो तरीके से इनका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। देखो कोई भी चीज को हीट करते हैं और इस तरह के रिएक्शन होते हैं तो ये थर्मली डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ये तो एक तो ये कि NaNO3, KNO3 और SrNO3 all twice 2 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको जब अपन हीट कर रहे हैं तो ये नाइट्रेट है तो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इनका NO3 को तो क्या बोलते हैं अपन, NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रेट, और ये है नाइट्राइट। तो ये 8 हमेशा ज्यादा ऑक्सीजन वाला होता है, 8 हमेशा कम ऑक्सीजन वाला होता है। जैसे ये देखो SO3-2, तो इसको SO4-2, तो हम इसको बोलते हैं सल्फेट एटीन, है ना। अब इसी का ही दूसरा भाई होता है SO3-2, तो इसको बोलते हैं अपन सल्फाइट। तो आप देख लो 8 कब कहा और 8 कब कहा। 8 तब कहेंगे जब ऑक्सीजन ज्यादा है और एक ऑक्सीजन कम किया तो 8, या 3 ऑक्सीजन है तो 8, 2 ऑक्सीजन हो गए तो 8, ठीक है। अब आप डेफिनेटली मेरे से ये क्वेश्चन करोगे कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से नाइट्रेट इस तरह से डिकम्पोज होंगे और कौन से इस तरह से होंगे। तो इसके लिए आपको फजांस रूल आना चाहिए बेटा, जो मैं पढ़ा चुका हूं कि जिन केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, जिन केटाइन के आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, आयनिक पोटेंशियल को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज वर्सेस रेडियस रेशियो। तो जिस स्टूडेंट का फजांस रूल क्लियर है वो इन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनका जो मेटल केटाइन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर रखते हैं, जो मेटल केटाइन की जो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, जिन मेटल केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी यानी स्मॉल केटाइन चार्ज ज्यादा, तो वो केटाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जिस केटाइन की फाई की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसको हम पावरफुल केटाइन बोलेंगे। फाई की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब उसमें चार्ज ज्यादा हो और रेडियस छोटा हो। जैसे मैं बताऊं आपको Na+Mg+2 और Al+3, ठीक है। तो सोडियम से छोटा, सोडियम बड़ा, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये, और चार्ज बढ़ रहा है, तो ये हाई फाई केटाइन है Al+3, ये लो फाई केटाइन है यानी ये पावरफुल केटाइन है। तो जो केटाइन क्या बनाते हैं, जिन केटाइन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, मतलब जो केटाइन अपने मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं या कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ऐसे मेटल केटाइन के नाइट्रेट इस तरह से डिकम्पोज होंगे। और ऐसे मेटल केटाइन लिमिटेड ही हैं बेटा। अगर ऐसे मेटल केटाइन देखें तो एस ब्लॉक के अगर मैं डिस्कस करूं तो एस ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो केवल ये 3 एलिमेंट के नाइट्रेट इस तरह से होंगे, बाकी सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक के जो मेटल हो गए जैसे Pb+2, Pb+4, पी ब्लॉक के मेटल भी इस तरह से ही होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं नाइट्रेट PbNO3 पी ब्लॉक का मेटल है तो हीट करेंगे तो PbO और 2NO2, ठीक, और PbO अगर मैंने 2 ले लिया तो Pb2PbO 4NO2 और O2 गैस निकल जाएगी। तो केवल आपको क्या ध्यान रखना है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक के, और सारे पी ब्लॉक के मेटल इस तरह से डिकम्पोज होते हैं। पी ब्लॉक के मेटल कौन सा हो गए, एल्यूमिनियम +3। तो एल्यूमिनियम का अगर नाइट्रेट है
तो वो इस तरह से डिकम्पोज होगा। कोरस, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का मैं करके बताऊं आपको, Al+3 है, तो Al+3 है, तो Al+3 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उसका Al+3 NO3 होल थ्राइस। इसको हीट करूंगा तो इसका ऑक्साइड कौन सा है, Al2O3। अब Al2O3 लाइट ही चली गई बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूस करूंगा मैं, ठीक है, इसी पॉइंट से।